सावधान, आज का ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो हर अच्छे बुरे समय में भारत के साथ खड़े होने का साहस नहीं रखते। ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जिन्हें भारत की सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी आत्मा पर गर्व महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आपको विश्वास है इस देश पर, इसकी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता पर, इसके सांस्कृतिक आत्मविश्वास पर, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। पिछली वीडियो में हमने विस्तार से समझा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस भी थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे और बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी तस्वीर थी। लेकिन इस पूरे यूरोप दौरे में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक तरफ मेलोडी और दूसरी तरफ हेले लिंग। दो तस्वीरें, दो नैरेटिव्स और दोनों अपने अपने तरीके से दुनिया के सामने एजेंडा सेट कर रही थीं। एक नाम को मिली ग्लोबल पहचान और दूसरे नाम को मिला भारत से करारा जवाब। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी को कोई महंगा या भव्य गिफ्ट नहीं दे सकते थे, और ये भी नहीं है कि हेले लिंग को पीएम मोदी जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन राजनीति, कूटनीति और ग्लोबल मैसेजिंग में हर तस्वीर का अपना एक अर्थ होता है। हर जेस्चर, हर स्माइल और हर सवाल एक नैरेटिव क्रिएट करता है। तो आखिर इन दोनों तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया ऑप्टिक्स है या फिर बदलते भारत की नई ग्लोबल ब्रांडिंग? नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दीप। इंट्रोडक्शन देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की बात कहां से आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और उपहार स्वरूप उन्हें भेंट की मेलोडी। जी हाँ, एक साधारण सी चॉकलेट टॉफी, प्लास्टिक पैकेट में रैप्ड एक छोटा सा भारतीय प्रोडक्ट जिसका स्लोगन है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अब आप सोचिए, क्या प्रधानमंत्री चाहते तो कोई बड़ा महंगा डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल वाला गिफ्ट नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना भारत के आम लोगों से जुड़ा एक लोकल प्रोडक्ट। और शायद उन्हें अंदाजा भी था कि ये मूवमेंट वायरल होगा, सोशल मीडिया पर चलेगा, मीम्स बनेंगे, डिस्कशन होगा, और वही हुआ। लेकिन जनाब, अगर इस सोच के लिए कोई तालियां नहीं बजाता तो फिर समझिए हम ब्रांडिंग और नैरेटिव बिल्डिंग की ताकत को समझ नहीं पाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया कि लोकल को ग्लोबल कैसे बनाया जाता है। ये कला हर किसी की बस की बात नहीं होती। आपको झालमुड़ी वाला मोमेंट तो याद होगा, कैसे एक छोटे से जेस्चर ने बंगाल के लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये सब पूरी तरह एक्सीडेंटल होता है। आखिर ये प्रधानमंत्री का फॉरेन टूर था। इतने बड़े डिप्लोमेटिक दौरे में बहुत कुछ बिना प्लानिंग के नहीं होता। लेकिन फर्क यहाँ आता है एग्जीक्यूशन का। कुछ नेता किसान के साथ खेत में उतरकर खेती करने लगते हैं, कुछ मोची के साथ बैठ जाते हैं, कुछ तो कुली के साथ कुली बन जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक दिन चर्चा होती है, न्यूज में आता है। लेकिन कई बार ये सब स्क्रिप्टेड लगता है, प्लान लगता है, उसमें सहजता नहीं दिखाई देती है। जबकि नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जाती है कि वो बड़े से बड़ा मैसेज भी इतने सहज तरीके से देते हैं कि जनता उससे कनेक्ट कर जाती है। इसे ही कहते हैं आभा मंडल और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब वापस आते हैं मेलोडी पर। गौर कीजिए, ये कोई मल्टीनेशनल लग्जरी ब्रांड नहीं था, ना कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जायंट कंपनी का प्रोडक्ट, ना किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस का ग्लैमरस प्रोडक्ट। ये था पार्ले प्रोडक्ट्स का एक बेहद सामान्य भारतीय प्रोडक्ट मेलोडी। एक ऐसा नाम जो करोड़ों भारतीयों के बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। और फिर वही हुआ जिसकी शायद उम्मीद थी। जॉर्जिया मेलोनी ने उस गिफ्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा और देखते ही देखते मेलोडी दुनिया भर में चर्चा का हिस्सा बन गई। रातों रात एक इंडियन प्रोडक्ट ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस में आ गया।
इसे कहते हैं लोकल को ग्लोबल बनाना। और यही इस पूरे यूरोप टूर का एक बड़ा इकोनॉमिक मैसेज भी था। भारत सिर्फ मार्केट नहीं बनना चाहता, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबल आइडेंटिटी दिलाना चाहता है। लेकिन अब सवाल फिर वही आता है कि इस पूरी कहानी में संस्कृति, सभ्यता की बात क्यों आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर पेश किया गया, जिस तरह से फिल्मी गाने, रोमांटिक एडिट्स और मीम्स बनाए गए, वे कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक मर्यादा पर भी सवाल खड़े करता है। सरकार की आलोचना कीजिए, लोकतंत्र में ये पूरी तरह से जायज है, लेकिन दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात को हल्के और भद्दे मजाक में बदल देना, क्या ये हमारी संस्कृति है? हमारी संस्कृति तो हमें सम्मान सिखाती है, मर्यादा सिखाती है और अपने से बड़ों का आदर करना सिखाती है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मजाक की भी एक सीमा होती है और शायद नरेंद्र मोदी इस पूरे नैरेटिव को समझ रहे थे। उन्हें पता था कि सोशल मीडिया किस दिशा में जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस नैरेटिव से भागने की बजाय उसी नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने का फैसला किया। यही राजनीति है, यही कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है और शायद यही कारण है कि छोटी सी मेलोडी भी एक ग्लोबल हेडलाइन बन गई। अब बात उस दूसरे नाम की, हेले लिंग। नॉर्वे में एक पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछती है, लेकिन प्रधानमंत्री उस सवाल का जवाब नहीं देते। दरअसल वो पत्रकार एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही थी। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश थी। मौका क्या था? दो देशों के बीच जॉइंट डिक्लेरेशन जारी होने का। पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल यही कहता है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा जाता है तो उसके बाद सामान्यतः सवाल जवाब का सेशन नहीं होता। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उस मंच पर तत्काल जवाब देने का अवसर नहीं था, लेकिन उद्देश्य जवाब लेना था भी नहीं और नैरेटिव बनाना था। क्योंकि दुनिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हर कीमत पर नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना चाहता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे एक नेता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति और भारतीय पहचान पर गर्व करते हैं और जहां मौका मिले खुलकर उसकी बात भी करते हैं। आज मोदी हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, लेकिन भारत रहेगा। भारत की सभ्यता रहेगी, भारत की सांस्कृतिक आत्मा भी रहेगी। और शायद यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती है। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना हो सकती है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठ सकते हैं, ये पूरी तरह से स्वीकार्य है। लेकिन सवाल अगर भारत की क्रेडिबिलिटी पर उठे, भारत की सिविलाइजेशन पर उठे, तो फिर बात सिर्फ राजनीति की नहीं रह जाती। ध्यान से समझिए उस सवाल को। ये सवाल केवल नरेंद्र मोदी से नहीं था, असल में ये सवाल भारत से था। कथित पत्रकार ने पूछा, भारत पर भरोसा क्यों करें? यानी प्रश्न सिर्फ भारत पर नहीं, भारत की विश्वसनीयता पर था, भारत की प्रतिष्ठा पर था और भारत की सभ्यता पर था। यही सबसे बड़ा अंतर समझना बहुत जरूरी है। नॉर्वे एक आधुनिक नेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन भारत केवल एक नेशन स्टेट नहीं है। भारत एक सिविलाइजेशन है, हजारों वर्ष पुरानी सिविलाइजेशन। ऐसी सिविलाइजेशन जो सदियों की गुलामी के बाद भी खत्म नहीं हुई, जिसकी सांस्कृतिक धारा को आक्रमण, सत्ता और उपनिवेशवाद भी नहीं मिटा सकी। और यही कारण है कि जब भारत पर प्रश्न उठता है तो करोड़ों भारतीय उसे केवल पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की तरह नहीं देखते। भारत की संस्कृति इतनी विनम्र है कि वे हर बात का आक्रामक जवाब नहीं देती। भारत पलटकर ये नहीं पूछता कि नॉर्वे क्या है या दुनिया को नॉर्वे पर क्यों भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति अहंकार नहीं, संयम सिखाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब नहीं दिया गया। जवाब आया और दमदार आया। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से तथ्यात्मक जवाब दिया गया। सिर्फ उस पत्रकार को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बताया गया कि भारत क्या है।
भारत की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा कितनी गहरी है। और ये पहली बार नहीं है। ऐसे नैरेटिव पहले भी बनाए गए हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि समय समय पर उनका जवाब दिया जाए, क्योंकि अगर नैरेटिव का जवाब नहीं दिया जाएगा तो झूठ धीरे धीरे परसेप्शन बन जाता है। सबसे चिंताजनक बात ये नहीं है कि विदेश में ऐसे सवाल उठते हैं, सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत के भीतर भी कुछ लोग ऐसे नैरेटिव्स को तुरंत बढ़ा देते हैं। राजनीतिक विरोध अलग बात है, लेकिन अगर कोई नैरेटिव भारत की प्रतिष्ठा, भारत की संस्कृति और भारत की विश्वसनीयता पर हमला करे तो फिर सवाल केवल सरकार का नहीं रह जाता, फिर सवाल देश का हो जाता है। और ऐसे समय में समाज को ये तय करना पड़ता है कि आलोचना और देश हित के बीच की रेखा कहाँ है। नमस्कार।